बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम होता क्या है, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे ए कोई प्रोडक्ट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ए कोई प्रोडक्ट है और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो लगातार इसकी कंसंट्रेशन तो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हर सेकंड इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बदल रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेगुलर डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेगुलर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो एक सेकंड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होती है या एक सेकंड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होती है, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ए माइनस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, टाइम टेकन इन चेंज। इसको इससे शो करते हैं। ये माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि इसकी डिक्रीज कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस साइन लगा देंगे। प्लस डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, रिएक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। रिएक्शन दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल और एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। तो जो रिएक्शंस जो होती है वो दो तरह की होती हैं, एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है देखिए, है ना। तो देखिए बेटा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि मान लीजिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में बदल गया, यानी ए एक बार रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदल गया तो ये वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बदलेगा। इस तरह की रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती हैं, रिवर्स नहीं हो सकती। इस तरह की रिएक्शंस को इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का, जैसे KClO3 2KClO3, अगर मान लीजिए इसको हीट करेंगे अपन, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो 2KCl अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से अलग निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन देखिए, अगर 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट जो है, अगर इसका हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिसोसिएशन हो जाता है और ये केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हम बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों को वापस मिलाकर ये नहीं बना सकते। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनको केवल एक ही डायरेक्शन में एरो का साइन लगाकर शो किया जाता है, एक ही एरो लगता है, तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर होती हैं। और अगर एग्जांपल दूं मैं आपको दूसरा, AgNO3 प्लस NaCl, अगर ये रिएक्शन कराऊंगा तो AgCl प्लस NaNO3 में बदल जाएगा। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये भी इर्रिवर्सिबल है, क्योंकि AgNO3 और NaCl मिलकर AgCl का वाइट PPT देगी
और NaNO3 बन जाएगा। तो ये भी जो है वापस मिलकर इनमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगी जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर ही चलती हैं। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देगी लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट। सेकंड हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की, है ना। तो देखिए बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों तरफ चल सकती है। जैसे मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट देगी बी, और बी जो है वापस हाथों हाथ इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। तो ए बी में बदलता जाएगा और बी वापस ए में बदलता जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में भी चलेगी और रिवर्स भी चलेगी। एफ मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ, आर मतलब रिवर्स यानी पीछे की ओर, है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के मैं एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसमें देखेंगे तो CaO प्लस CO2 बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वापस मिल जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, है ना। इसी तरह से H2 प्लस I2 ये मिलकर बनाएगी 2HI, और HI वापस डिसोसिएट होकर H2 प्लस I2 बनाती रहेगी। तो ये तो है रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों, है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसी तरह से आप और भी दे सकते हो, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 ये दोनों मिलकर बनाती है 2NH3, है ना। N2 प्लस 3H2 मिलकर बनाती है 2NH3। जब तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलेंगे तो ये 2NH3 बन जाएगा, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्शन है वो दो तरह की होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती है जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में चल सकती है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो इससे ये भी बन सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। समझ में आ गई बेटा। अब देखिए एक लॉ ऑफ मास इक्वेशन, अब मैं बता रहा हूँ अगला टॉपिक, लॉ ऑफ मास इक्वेशन। लॉ ऑफ मास इक्वेशन, इसको गुल्डबर्ग और वागेज लॉ भी कहते हैं। गुल्डबर्ग एंड वागेज लॉ भी कहा जाता है। ये गुल्डबर्ग और वागेज लॉ क्या है? यानी लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? देखिए कि जैसे कोई भी रिएक्शन है, ए गिव्स बी, कि ए जो है वो प्रोडक्ट बनाता है बी। तो इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, ये डिपेंड करेगा इस ए की कंसंट्रेशन पर, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो जैसे इसमें ROR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा इसका, यानी उतनी ही फास्ट होगी। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका रेट जो है रिएक्शन का वो स्लो होती जाएगी। इसकी स्पीड यानी इसकी वेलोसिटी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें ये तो एक ही रिएक्टेंट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट 2 हो, जैसे A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR जो है दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी इसका कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन। तो ये कहलाता है गुल्डबर्ग और वागेज लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको अगर डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन
of a reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactant. किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर मान लीजिए इसमें नंबर हो इनमें, जैसे 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, अगर इसमें हो तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2, ये जो है ना प्रोडक्ट नंबर वो पावर में चले जाएंगे, इंटू B की पावर 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखिए अगर मान लीजिए कुछ रिएक्शंस के लिए अगर आपको कह दिया जाए कि रेट लॉ इक्वेशन लिखिए, हैं रेट लॉ इक्वेशन यानी मास एक्शन के हिसाब से इसका रेट लॉ लिखना है, जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन अगर लिखनी है तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू H2 की पावर क्यूब, है ना। तो ये इसकी रेट लॉ इक्वेशन होगी। तो रेट लॉ इक्वेशन लिखने में ये यूज़ होता है कौन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके द्वारा हम रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देता हूँ मैं कि N2 + O2, अगर इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखना है आपको तो ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की कंसंट्रेशन इंटू O2 की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा ROR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार फिर से वापस वहीं आता हूँ कि A गिव्स प्रोडक्ट, ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तो आपको ये भी पता है कि धीरे धीरे लगातार इसकी कंसंट्रेशन तो कम होती जा रही है और इसकी कंसंट्रेशन लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो बताइए इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन तो ज़्यादा थी, इसीलिए इनिशियल में यानी स्टार्टिंग में इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, है ना, और धीरे धीरे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा क्योंकि ए की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसकी स्पीड जो रिएक्शन की वो कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और रेट लॉ इक्वेशन के अनुसार इसकी जो स्पीड है वो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कि जैसे A गिव्स B और B गिव्स A, तो ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रिवर्स रिएक्शन। तो अपन अगर बात करते हैं पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, अगर हम बात करते हैं पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो देखिए ROR फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है A, तो इसके लिए ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A। तो स्टार्टिंग में इसकी रेट जो है वो ज़्यादा थी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है तो इसकी रेट जो है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो हम कैसे करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इधर ले लेता हूँ मैं टाइम, इधर ले लेता हूँ मैं ROR। तो जब इनिशियल टाइम यानी ज़ीरो पर, जब टाइम ज़ीरो था तब इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी और जैसे ही स्टार्ट हुई रिएक्शन तो अभी इसका जो है रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है ना, मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये डिक्रीज़ होते इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। तो स्टार्टिंग में जो है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे चलता गया वैसे वैसे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए,
ये किसके लिए है? फॉरवर्ड रिएक्शन। इज दैट क्लियर? और अब हम बात करते हैं अगर रिवर्स रिएक्शन के लिए, फॉर रिवर्स रिएक्शन, है ना। तो रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो गया? ये बी, प्रोडक्ट हो गया ए, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन यूं चल रही है तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब हम कहेंगे कि लगातार टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ेगा इस बी की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसके लिए ROR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। तो लगातार देखिए ROR फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसके लिए इनिशियल फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करेंगे? ये रिएक्शन स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन थी मिनिमम टाइम, अगर इसको ग्राफ से बनाएंगे हम, ये ग्राफ बना लिया तो इधर लेता हूँ मैं टाइम और इधर लेता हूँ मैं ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तब ए बी में बदला ही नहीं था, तब बी की कंसंट्रेशन 0 थी। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन इधर बढ़ेगी तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, है ना। तो लगातार जब बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। तो जब धीरे धीरे बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ROR बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में ये ROR बढ़ेगा जब बी की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 थी। देखिए स्टार्टिंग में 0 थी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी 0 था। लेकिन धीरे धीरे जब बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, धीरे धीरे जब बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये ROR भी इंक्रीज होगी। तो रिवर्स रिएक्शन जो है स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तब 0 थी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसकी रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इसकी इंक्रीज होती जा रही है। ये किसके लिए है? रिवर्स रिएक्शन के लिए है। रिवर्स रिएक्शन ये किसके लिए है? रिवर्स रिएक्शन के लिए। अगर इन दोनों को मिला के लिखूँ मैं तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये ऐसे होगा। इधर ले लेता हूँ मैं टाइम और इधर ले लेता हूँ मैं ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए जब स्टार्टिंग में रिवर्स रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का जो वेलोसिटी इनिशियल में स्टार्टिंग में ज़्यादा थी और धीरे धीरे इसका रेट कम होता जाता है ना। तो ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन। और देखिए इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में जब रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में तो स्लो थी, नहीं फास्ट थी, और धीरे धीरे इसकी रेट कम होती जा रही है। तो 0 टाइम पर इसकी रेट मैक्सिमम थी, धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी रेट कम होती जा रही है, तो ये कम होती जाएगी। इसी तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद में रिवर्स रिएक्शन देखें तो स्टार्टिंग में रिवर्स रिएक्शन 0 थी, धीरे धीरे इसकी रेट क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो ये हो गया फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन, है ना। तो देखिए ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है इनिशियल रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या थी? फास्ट थी, फिर धीरे धीरे स्लो होती गई। और रिवर्स रिएक्शन पहले क्या थी? स्लो थी, फिर धीरे धीरे ये फास्ट होती गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नया टॉपिक है और वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? तो देखो अभी अभी मैंने बताया था कि जैसे A गिव्स B एंड B ऑल्सो गिव्स A, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रिवर्स रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, फास्ट थी, जो कि धीरे धीरे क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। और रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो थी, फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये तो ज़्यादा से कम होती जाएगी, ये कम से ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेट आएगी जब रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी इक्वल हो जाए। तो जिस स्टेट पे
ये रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, द स्टेट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन ROR ऑफ फॉरवर्ड reaction will be equal of ROR of reverse reaction। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाती हैं तो इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट है, इस पे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट इसको करते हैं, ये सब बेटा हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि कल लेंगे। ओके, थैंक यू।